नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपीपीएससी कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जाम 2020 की परीक्षा तिथि धीरे धीरे करीब आ रही है और अब कुल मिलाकर आपके पास मात्र 3 महीने का समय शेष है, क्योंकि आप जानते हैं कि 30 मई को ये परीक्षा होनी है और 3 महीने का समय आपके पास शेष है। इससे पहले भी हम इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात कर चुके हैं कि किस तरह से तैयारी की जाए, कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाए। लेकिन आप लोग के कई सारे कमेंट आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं सिलेबस को लेके, और सिलेबस में एक्चुअल में जो टॉपिक्स दिए हैं वो टॉपिक्स हैं क्या, उसमें आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन है। तो आज का ये लेक्चर फाइनल लेक्चर है स्ट्रेटजी के बारे में। इसमें हम A to Z सामान्य अध्ययन से लेके कृषि विषय तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। किस तरह से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो कुल मिला के 3 महीने में आप कैसे इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, क्या आपकी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सबसे बेहतर रणनीति आप क्या बना सकते हैं इन 3 महीने में, इसको लेके हम पूरा डिस्कशन इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके सारे सवालों का जवाब मैं इस लेक्चर के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य कृषि सेवा परीक्षा के लिए हमारा बैच नंबर 1 पहले ही रन कर रहा है और हमने बैच नंबर 2 में भी एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी लास्ट डेट हमने रखी है 5 मार्च और संभवतः ये हमारा दूसरा और अंतिम बैच होगा। इसके बाद हम एडमिशन क्लोज कर देंगे। तो अगर आप इस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस वैकेंसी को आप क्लियर करें, इसी बार आप इस परीक्षा में सेलेक्ट हो जाएं, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट हमने 5 मार्च रखी है। एडमिशन लेने का प्रोसेस सिंपल है। आप ज्वाइन एग्री लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर भेज दीजिए 9506742546, इस पर भेज दीजिए और इसके बाद आपको पूरा डिटेल कि आप कैसे एडमिशन लेंगे सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है, एक तरह का क्रैश कोर्स है, जिसमें हम कृषि और सामान्य अध्ययन के वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स देते हैं। यहाँ पर 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक आपका सामान्य अध्ययन और कृषि विषय एक साथ कंबाइंड है, दूसरा कोर्स आपका है केवल कृषि विषय का। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको सामान्य अध्ययन नहीं लेना है, केवल कृषि विषय पढ़ना है, या आप कंप्लीट पैकेज चाहते हैं, तो आप उसके अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको इसी नंबर पर मिलेगी। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि कुछ लोग ये भी इंक्वायरी करते हैं कि क्या सर ये इंग्लिश मीडियम में है, तो मैं आपको बता दूं कि सारा वीडियो लेक्चर बेसिकली हिंदी मीडियम में ही है और नोट्स भी हिंदी मीडियम में दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं, तब भी वीडियो लेक्चर्स में जितने भी टर्म टफ होते हैं, जो हिंदी के टफ टर्म्स होते हैं, उसको हम ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख देते हैं नोट्स में। साथ में हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि हिंदी के जो कठिन शब्द हैं उनको हम अंग्रेजी में भी आपको बताते चलें, क्योंकि ये साइंस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, इसलिए आपको इंग्लिश में कुछ चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आती हैं, हिंदी में कम आसानी से समझ में आती हैं। तो बैलेंस तरीके से नोट्स आपको इसमें मिलेगा, जितने भी चैप्टर हैं। और सिलेबस हमारी एक खासियत और है, हम जो भी आपको जिस लेक्चर का नोट्स देते हैं, ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग डाल कर लिख देते हैं कि जो आपका सिलेबस है उसमें किस टॉपिक का ये नोट्स है, यानी वहाँ पर टॉपिक की क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, जिससे आप समझ सकें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपने कितना पढ़ लिया है और अभी आपको कितना पढ़ना है। यानी हम बिल्कुल A to Z सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो लेक्चर्स और नोट्स लगातार दिए जा रहे हैं। यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेज होती हैं, लाइव क्लासेज हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सभी का एक साथ लाइव क्लास में जुड़े रहना सभी विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं है। कुछ लोग वर्किंग लोग हैं,
तो ऐसी दशा में रिकॉर्डेड क्लास रहती है और ऐप में एक सुविधा ये है कि आप डाउनलोड कर लीजिए उस वीडियो को और उसके बाद बिना डेटा खर्च किए जितनी भी चाहे उतनी बार उसको प्ले करके आप देख सकते हैं। वहीं पर आपको पीडीएफ फाइल भी हमारे ऐप पर मिल जाती है। डिकोड एग्जाम हमारे ऐप का नाम है। आप वहां पर जाके हमारे वीडियो का डेमो भी देख सकते हैं, या इससे पहले यूट्यूब चैनल पर भी कई सारे जो है एग्रीकल्चर के डेमो वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो दोस्तों बार बार ये वैकेंसी नहीं आती है, काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद जो है एग्रीकल्चर सर्विसेज की वैकेंसी आई है। अगर आप जो है सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि इस बार आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो आप हमारे इस जो है सेकेंड बैच में एडमिशन ले सकते हैं। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम स्ट्रेटेजिक डिस्कशन की। सबसे पहले ये हमारा जो है विज्ञप्ति है जिसमें लिखा हुआ है कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 जो है 30 मई को होनी है। ये प्रारंभिक परीक्षा, ये 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो इसकी मुख्य परीक्षा की भी डेट तय है। मुख्य परीक्षा जो है इसकी होनी है 13/11/2021 से, यानी 13 नवंबर 2021 से इसकी मुख्य परीक्षा होनी है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है इस परीक्षा का स्वरूप क्या है, इस परीक्षा का सिलेबस क्या है, किस तरह से इसमें जो है प्रश्न पत्र का विभाजन होगा। तो जो प्री परीक्षा है, क्योंकि अभी हमारा जो है फोकस प्री एग्जाम पर है, तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और कृषि विषय ये 2 सेगमेंट हैं। ये टोटल 300 नंबर का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी एक ही पाली में एक प्रश्न पत्र होगा आपका 300 नंबर का, जो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, यानी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होगा। ये जो 300 अंक हैं इसके लिए कुल क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे, 120 प्रश्न मिलेंगे। और इसमें से कृषि सब्जेक्ट, जो कृषि सब्जेक्ट है उसके 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, यानी कुल मिलाकर कृषि का वेटेज सबसे ज्यादा है, 80 प्रश्न उससे आएंगे। तो कृषि पर ही आपको विशेष फोकस देना है। 2 घंटे का ये प्रश्न पत्र होगा, साथ में 1/3 यानी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये जो है स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरह से आपका परीक्षा का पैटर्न है। इसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन की, जो कि 40 प्रश्नों का है। सामान्य अध्ययन में ये आपका जो है ऑफिशियल सिलेबस है, जिसको यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। आपने जो है इसका नोटिफिकेशन अगर देखा होगा तो सेम वही है। इसमें देख लीजिए 40 प्रश्न आने हैं। आप जानते हैं 40 प्रश्न आने का मतलब ये है कि आपको जो है सामान्य अध्ययन में आपसे जो पीसीएस स्तर है या समीक्षा अधिकारी स्तर है उस तरह का सामान्य अध्ययन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसको आप जो है सामान्य जागरूकता, जिसको जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम, जीके शब्द का, उस तरह का इसका स्तर होगा। और आप सबसे शुरुआत में ही देखते हैं सामान्य विज्ञान जो लिखा हुआ है हाई स्कूल स्तर तक का होगा। तो अब आपके मन में एक सवाल आता है कि इसके लिए हम कौन सी ऐसी सिंगल बुक पढ़ लें जिससे जो है ये हमारा कवर हो जाए। तो दोस्तों इस समय जो है ल्यूसेंट जीके जो नई वाली है आप उसको ले सकते हैं और मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है उससे कवर हो जाएगा। दूसरा जो है घटना चक्र की एक जीके की नई क्वेश्चन आंसर पर आधारित एक जो है नई बुक आई है जीके की, और उसमें जो है जितने भी ये सब टॉपिक्स हैं, मतलब भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य विज्ञान, पॉलिटी, इकोनॉमिक, तो उनका जो है बिल्कुल जीके स्टाइल में सभी का जो है प्रेजेंटेशन दिया हुआ। काफ़ी अच्छी किताब है, आप उसको भी ले सकते हैं। और इस तरह की और भी बुक्स आती हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की भी जीके आती है, कई और जो है पब्लिकेशंस की केवल जीके की बुक आती है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आप जीके वाली कोई भी बुक जो है ले लीजिए, उससे आपके ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है इसके लिए आप जो है स्पेशली अलग से घटना चक्र ले लीजिए उत्तर प्रदेश की, या वाणी प्रकाशन की बुक ले लीजिए, क्योंकि इन 40 प्रश्नों में आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश का वेटेज ज़्यादा होगा। कम से कम 6-7 प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश या 8 प्रश्न तक जो है इसमें जरूर दिखेंगे। तो अगर इसको हम एक जो है इसका एक हम डिवीजन देखते हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं वो 8 क्वेश्चन तक आपसे जो है करंट अफेयर्स आ सकता है। ये 40 में मैं बता रहा हूँ, और 6 से 8 क्वेश्चन तक जो है
आपसे यूपी जीके पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी जीके जो है आजकल सभी परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान जो है एक बड़ा टॉपिक होता है, और भूगोल हो गया। और इसमें देखिए कि ये सामान्य अध्ययन में भी कृषि है, तो कृषि के सवाल जो है यहाँ पर भी आएंगे, जो करंट इकोनॉमी से जुड़े भी हो सकते हैं, फसलों की पैदावार के बारे में हो सकते हैं, राज्यों का क्या क्रम है फसल उत्पादन में, इन सब के बारे में प्रश्न जो है यानी करंट से रिलेटेड जो है एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बाकी सभी में जो है आपको सामान्य तरीके से पढ़ना है। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता 4-5 क्वेश्चन निश्चित रूप से, 3-4 क्वेश्चन इस पे भी आ सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल जनरल रीजनिंग पढ़नी है, और आप कोई भी एसएससी लेवल की बुक से जो है 2-4-10 साल के जो है सवालों को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो है ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा। इसमें जो है प्रारंभिक गणित भी आएगी, प्राइमरी लेवल की जो 8वें स्तर तक की जो है प्राइमरी मैथमेटिक्स होती है, इसमें अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित आएगी। लेकिन ये गणित कोई ऐसी नहीं होगी कि आपको इसके लिए बिल्कुल स्पेशल गणित पे जुट के पढ़ाई करनी हो, सामान्य स्तर की गणित होगी, और आपको थोड़ा सा भी जो है गणित का ज्ञान है तो आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। इसका अभ्यास के लिए आप कोई भी जो है गणित की पुस्तक जो 8वीं क्लास तक के स्तर की हो उसको ले लीजिए, और उससे जो है कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, जैसे आयु संबंधी प्रश्न हैं, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, सरलीकरण वाले प्रश्न जो है, भिन्न वाले प्रश्न, तो इस तरह के प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये भी जो है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसको भी जो है अगर आप ल्यूसेंट से कवर कर रहे हैं या जो है घटना चक्र की जीके वाली बुक से, तो उतना जो है उसमें पर्याप्त दिया हुआ है। तो कुल मिला के 40 नंबर के लिए जो है आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। अब आपका एग्जाम 30 मई को है, तो यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न भी होगा कि आपसे जो है कब तक का जो है करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। तो अगर मैं आइडियली कहूँ तो लोग कहते हैं कि 1 साल तक का करंट अफेयर्स, लेकिन यहाँ पर पिछला 9 महीने का करंट अफेयर्स सफिशियंट है, क्योंकि 30 मई को एग्जाम है, तो मई का करंट अफेयर्स आना उसमें बहुत ही मुश्किल है। रेयरेस्ट अगर देखा जाएगा तो 10 मई से ऊपर जो है किसी भी हालत में करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो आप मई को पूरा अवॉइड कर सकते हैं, तो बचा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना इधर का हो गया, और उसके बाद जो है आप जो है 4-5 महीने पीछे चले जाएं। यानी अगर आप अगस्त सितंबर से जो है करंट अफेयर्स को कवर कर लें, 8-10 महीने का, अगस्त सितंबर 2020 से लेके और अप्रैल 2021 तक का, तो आपका करंट अफेयर्स जो है हो जाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं आयोग के, क्योंकि इसमें कोई स्तर वाली बात नहीं होगी, इसका स्तर ठीक ठाक होगा। तो करंट अफेयर्स को आप अच्छे से देख लें, और यूपी जीके को देख लीजिए। सामान्य विज्ञान में आपको जो है सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पे फोकस करना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम आते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि 60% बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, 60 से 70% तक, और बचा हुआ 30% में फिजिक्स केमिस्ट्री आता है। तो बायोलॉजी पर विशेष ध्यान रखिएगा, और ख़ासकर जो है बायोलॉजी में जो आहार वाला जो है, न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है, विटामिन वाला है, डिजीजेज वाला है, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो है हमारे जीके या जीएस के बारे में था, इतना सफिशियंट है। इसको आप अगर रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, और कोई भी एक बुक लीजिए, उसको लगातार रिवीजन करिए। इसका तरीका यही है कि आप रिवीजन करें। यूपी जीके को आप अलग से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपी जीके में थोड़ा डीप क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। उसका एक तरीका ये भी है कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में जितने भी पिछले प्रश्न आए हैं लोक सेवा आयोग के, उसके लिए घटना चक्र वगैरह की कोई पुस्तक ले लीजिए, उससे आप जो है एक बार उन्हीं प्रश्नों को अगर दोहरा लेंगे अच्छे से, तो काफ़ी जो है आपको प्रश्न उन्हीं से मिल जाएगी। अब आते हैं हम एग्रीकल्चर। अभी हम सिलेबस आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 80 क्वेश्चंस आने हैं, और 80 क्वेश्चंस जो है काफ़ी होते हैं। और ये जो है एग्रीकल्चर के बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं, ग्रेड ए ग्रेड बी तक की पोस्टें हैं, यानी आप गजेटेड ऑफिसर बनने वाले हैं, और एग्रीकल्चर की ऐसी पोस्टें हैं जो रिसर्च वाली जो है कैटेगरी में आती हैं, प्रिंसिपल तक की पोस्ट है।
तो इसमें आपसे जो है एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो आप बीएससी लेवल पर जो है अध्ययन करते हैं, जब आप बीएससी एजी करते हैं उस स्तर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपकी तैयारी भी जो है उस स्तर की होनी चाहिए। इसके लिए मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट कर सकता हूं। बाकी आपने अगर बीएससी एजी कर रखा है तो आप जरूर जानते होंगे कि जो है कौन सी पुस्तकें आपने पढ़ी थी। आप अगर उन्हीं को रिवाइज कर लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको जो है काफ़ी फायदा होगा। तो देखिए इसमें जो सबसे बेहतरीन पुस्तक है, यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी हुई है, वो है कृषि के मूलभूत सिद्धांत अरुण कात्यायन की। ये बुक जो है मैं पर्सनली इसलिए भी रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब बहुत अच्छी है और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अगर आप हिंदी मीडियम भी लेते हैं तो उसमें इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश के टर्म्स का भी यूज़ किया गया है, जिससे कि हिंदी मीडियम वाला भी हिंदी के जो टफ टर्म्स होते हैं उसको इंग्लिश में भी समझ सके। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आपको जो है वाणी प्रकाशन की कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो है ये बुक लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो सतही प्रश्न बनते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में आसान वाले प्रश्न होते हैं, वो ऊपर वाले प्रश्न जो है वो आपसे जो है अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे और जो डीप क्वेश्चन है वो आपके जो है इससे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी भी जो है इन्वॉल्व है, रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस और इस तरह के और भी हैं, अभी आगे हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई बॉटनी की भी अच्छी किताब हो। हालांकि इन पुस्तकों में भी उसके बारे में दिया है, आप उसी से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप स्पेशलाइज्ड और अच्छे वे में पढ़ना चाहें तो आप जो है एमपी कौशिक की जो बॉटनी की बुक आती है उसको ले सकते हैं। उससे जो है आपके इकोनॉमिक बॉटनी भी कवर हो जाएगी, बाकी जो है जितना भी प्लांट फिजियोलॉजी का जो है चैप्टर है वो सब यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आप जो है शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि आपके पास बहुत समय नहीं है और मुझे कोई ऐसी किताब मिल जाए जिसमें मैं कम पन्नों में जो है शॉर्ट में सब चीज़ों को पढ़ लूँ, तो उसके लिए आपकी बेस्ट बुक है नेमराज सुंडा की अ कंप्लीट बुक ऑफ एग्रीकल्चर। ये शायद हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, हिंदी वर्जन तो मेरे पास है, वैसे इंग्लिश में भी ये आती है और ये सब बुक्स जो है ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, तो आप जो है देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है चीज़ें पॉइंटेड फॉर्म में शॉर्ट दी हुई हैं, तो जो लोग के पास लगता है कि तैयारी के लिए कम समय है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे एक दिन में पढ़ सकता हूँ, तो वो लोग जो है इस बुक को प्रेफर करें। वो जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन जो है उससे स्किप होगा। जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन बहुत डिटेलिंग में इसमें नहीं है और शॉर्ट में हर चीज़ जो है यहाँ पर दी है। नेमराज सुंडा की अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। उसके अलावा बात जो है, अगर आप अब प्रैक्टिस की बात आती है, जब आप तैयारी करते हैं तो प्रैक्टिस भी महत्वपूर्ण होती है। प्रैक्टिस का अपने आप में बहुत महत्व होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको जो है उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। तो एक तो एग्रीकल्चर की प्रीवियस ईयर बुक्स जो है आ गई हैं जो है, हालांकि इस एग्ज़ाम की एग्जैक्ट कोई पहले की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लोक सेवा आयोग और टीजीटी पीजीटी में जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, उनकी घटना चक्र पे, यूथ पब्लिकेशंस पे कई सारी बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में। आप उसमें से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज पढ़िए। और उसके लिए किताब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ SR कांटवा, इनकी जो है कृषि विज्ञान है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी दिया है, लेकिन मूल रूप में ये बुक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक जो है बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा एक और बुक जो है इसी कैटेगरी में जोड़ना चाहूँगा, RK शर्मा और BB सिंह की एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस। ये जो है अरुण कात्यायन वाली बुक के टक्कर की बुक है। तो अगर आप जो है बुक स्टोर पे जाते हैं और आपको ये मौका मिलता है कि आप दोनों बुक को खोल के देख सकें, तो आप दोनों का जो है इंडेक्स पढ़ लीजिएगा, 2-4 पन्ने पलट के पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपको अरुण कात्यायन से ज़्यादा अच्छी बुक जो है ये RK शर्मा और BB सिंह वाली लग जाए। तो देख लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड है कि आपको जो है कौन सी जो है बुक ज़्यादा पसंद है। तो कुल मिला के ये बुक्स हैं और
इनमें से कौन सी लेनी है, मैंने सभी की आपको जो है विशेषताएं बता दी। आप जो है उसके अकॉर्डिंग और थोड़ा सा खुद भी जब बुक को खोल के देखेंगे तो उसके बारे में जो है आप समझ जाएंगे। ये इनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं बुक्स की, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप जब ऑनलाइन माध्यम में खोजें या बुक शॉप पर जाएं तो आपको आसानी से जो है मिल जाए। इसके अलावा जैसे ये टीजीटी चयन कृषि परीक्षा है, ये अरिहंत पब्लिकेशन में, इसमें क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं। ये आर.के. शर्मा बीबी सिंह वाली बुक है, ये अरुण कात्यायन वाली बुक है, और ये एस.आर. कांटवा वाली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली मैंने कही। तो ये सारी बुक्स जो है यहाँ पर दी हैं। ये एमपी कौशिक की है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो आप जिस माध्यम के हों, जिस माध्यम में आपको समझ में आती हो चीज़ें आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कृषि के सिलेबस पर। देखिए ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा कि कृषि के सिलेबस में पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस तो इतना बड़ा है कि अगर आप सोचें तो आप एक साल में इसको नहीं पढ़ पाएंगे, अगर आप इसको डीप पढ़ना चाहें। और क्योंकि आप सोचिए यही सब कुछ जो है आप बीएससी एजी में पढ़ते हैं 3 साल में, 4 साल में, तो ऐसी स्थिति में आपको एग्ज़ाम के पहले 3 महीने में पढ़ना है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, आपको समझना होगा कि इसमें किन चीज़ों का वेटेज है। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा, आप सबसे पहले अगर शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई की तो आप सॉइल साइंस को पढ़िए, मृदा विज्ञान। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह आप अभी आगे देखेंगे कि सॉइल साइंस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि लगभग 30 से 35% सिलेबस आपका जो है सॉइल साइंस से कवर होता है। मिट्टियाँ कौन सी हैं, भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मिट्टियों के प्रकार क्या हैं, मिट्टियों की समस्याएं क्या हैं, उसका रिक्लेमेशन कैसे किया जाता है, बहुत सारे जो है टॉपिक्स हैं जिनको अभी हम आगे देखेंगे। दूसरे नंबर पर जो है एग्रोनॉमी है, फसल विज्ञान। दूसरे नंबर पर अगर कोई टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है तो वो एग्रोनॉमी है। फसलों के प्रकार, फसलों का वर्गीकरण, किन दशाओं में, किन जलवायु में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, और बहुत सारी जो है उस पर आधारित चीज़ें, फसलों का प्रबंधन, फार्म मैनेजमेंट, अभी हम आगे देखेंगे। तो एग्रोनॉमी जो है सेकेंड नंबर पे है, और प्लांट फिजियोलॉजी का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो चलिए हम एक एक करके जो है टॉपिक को समझते हैं। मैंने पूरे सिलेबस को, डिक्टो वही सिलेबस है लेकिन सुविधा के हिसाब से जो है उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है, जिससे आप सेगमेंट वाइज समझ पाएं कि इस सेगमेंट में हमको क्या पढ़ना है। तो पहला सेगमेंट हमारा एग्रोनॉमी से है, फसल वितरण एवं उत्पादन के पर्यावरणीय कारक, फसल वृद्धि के कारक के रूप में जलवायुवी घटक। इसमें कुल मिला के आपको जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ना है, और फसल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोई फसल है या कोई पौधा है, सामान्य तौर पे पौधा फसल ही होती है, तो उस पर जो है सूर्य का प्रकाश प्रभावित करता है, टेम्परेचर प्रभावित करता है, मिट्टी प्रभावित करती है, वायु की नमी प्रभावित करती है। तो हर क्लाइमेट में ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो किस तरह से जो है पर्यावरणीय और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है फसल को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में जो है हम फसल पर उसका क्या इफेक्ट है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे मैंने सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी की बात की, यूपी का जो फसल, मतलब यूपी की जो कृषि है, इसका भी जो है 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा वेटेज है। लगभग 25% सिलेबस जो है यूपी की कृषि पर बेस्ड है, 25 से ज़्यादा ही है। अभी हम आगे उसको भी देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कृषि में तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। सबसे पहले आप इनको पढ़ना शुरू करिए, उत्तर प्रदेश की कृषि पढ़िए, सॉइल साइंस को पूरा पढ़िए, एग्रोनॉमी को पूरा पढ़िए। तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग आपने जो है 70-75% सिलेबस इसी से कवर कर लेंगे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 80 प्रश्नों की। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनके वर्गीकरण के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ फसल उत्पादन के संबंध में बहुफसली, बहुखंडी, रिले क्रॉपिंग, सह फसली खेती की महत्व एवं संकल्पना, यानी आपको एग्रोनॉमी में आना है। ये सब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। फिर देखिए हम उत्तर प्रदेश पे फिर आ गए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ एवं रबी की ऋतु में उगाई जाने वाली मुख्य धान्य, दलहनी, तिलहनी, रेशे युक्त, शर्करा और नगदी फसलों के उत्पादन एवं पैकेजिंग तथा अन्य क्रियाएं।
मतलब यूपी से रिलेटेड, यूपी में जितने भी फसल के सीजन है, तीनों ही सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, उनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और उनके उत्पादन के डेटा के बारे में भी आपको पढ़ना होगा कि उनका उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में होता है, कौन सी जलवायु परिस्थितियों में होता है, बुंदेलखंड में क्या उपजता है तो रुहेलखंड में क्या होता है। तो ये सब जो है यहाँ पर हमको यूपी के बारे में पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है कृषि वानिकी, कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी, यानी इसमें हमको जो है सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इनके प्रकार क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनका महत्व क्या होता है। इसके बाद जो है खरपतवार का नियंत्रण, उनकी विशेषताएं, विभिन्न फसलों के साथ उनकी संगति, उनका गुणन और नियंत्रण, यानी जितने भी जो है वीड्स होते हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, वीडिसाइड्स कौन कौन से होते हैं, वीडिसाइड्स का उपयोग किन फसलों में और किस फसल में पर्टिकुलर कौन सा जो है वीड उगता है, उनके साथ जो है कैसे वो कम्पीट करते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सब जो है वीडिसाइड्स के बारे में से पढ़ना है। तो आप जो भी किताब ले रहे हैं आपको उसमें से इसको ढूंढ ढूंढ के एक एक चैप्टर वाइज जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मिट्टी की जो है हमने बात की थी, सॉइल साइंस की, तो देखिए मिट्टी का कितना जो है यहाँ पर महत्व है। भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण आधुनिक तौर पर, मृदा में जो खनिज भाग होता है, खनिज में हमारा जो है माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद जो है जो उसका ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसमें ह्यूमस आता है, उसके बाद मृदा की उत्पादकता को बनाए रखने में इनका क्या महत्व होता है। तो पूरा जो है इसमें मिनरल्स और जो है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल पढ़ना है और उसके महत्व को पढ़ना है। फिर भारत में जो है जो प्रॉब्लम सॉइल्स हैं, समस्याग्रस्त मृदाएं हैं, जैसे अल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, तो ये कैसे भारत में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और इनका रिक्लेमेशन कैसे किया जाता है, इनका सुधार कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये देखिए मृदा के दो टॉपिक हो गए। उसके बाद मिट्टी से ही जुड़ा अगला टॉपिक है आवश्यक पादप तत्व, यानी कि इसमें हमको इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, बेनिफिशियल एलिमेंट्स जो सॉइल में पाए जाते हैं प्लांट के लिए, देयर अकरेंस, फैक्टर अफेक्टिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन एज साइक्लिंग। अब साइक्लिंग में आपका सब कुछ आ जाएगा, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर चक्र, ये सब इसमें जो आ जाएगा और जितने भी मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं सॉइल के, पौधों के संदर्भ में सब आ जाएंगे। उसके बाद जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बिल्कुल एक अलग से आपको पढ़ना है जो दलहनी फसलों में होता है। तो सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, इसमें पूरा जो है आपको रूट नोड्यूल, लेग हीमोग्लोबिन, हर चीज को पढ़ना होगा किस तरह से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिर देखिए मिट्टी का ही अगला आ गया आपको कि प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड इट्स इवेल्युएशन फॉर जुडिशियस फर्टिलाइजर यूज, यानी मृदा के उर्वरता के सिद्धांत, उनका मूल्यांकन, मृदा संरक्षण कैसे किया जाता है, जलागम के आधार पर उनकी योजना, शुष्क कृषि एवं इसकी समस्याएं, ड्राई फार्मिंग, और इसका दूसरा टर्म होता है ड्राई लैंड फार्मिंग, तो इसके बारे में। फिर यूपी से को जो है आगे अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश के वर्षा आधारित खेती के क्षेत्र में कृषि उत्पादन को स्थिर करने की तकनीकें, उसके अलावा जैविक खेती की आवश्यकता और उसका क्षेत्र, ये सब जो है यूपी के संदर्भ में भी पढ़ना है आपको। फिर सिंचाई, सिंचाई अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, सिंचाई में आपको पूरा जो है देश की सिंचाई व्यवस्था के बारे में जो है पढ़ना पड़ेगा। आज की डेट में सिंचाई की क्या सुविधाएं हैं, कौन सी ज़्यादा पॉपुलर हैं, किन क्षेत्रों में कौन से इरिगेशन सिस्टम्स अपनाए जाते हैं। फिर नई जो सिंचाई की पद्धतियां हैं जिसमें जो है टपक सिंचाई और उसके अलावा जो है जिसको स्प्रिंकल सिंचाई मेथड कहते हैं, तो ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एग्रोनॉमी का टॉपिक आ गया, फार्म मैनेजमेंट एंड इट्स स्कोप, इम्पॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसमें जो है खेत का कैसे प्रबंधन किया जाता है इसके बारे में पूरा। कृषि की जो है अर्थव्यवस्था में जो सहकारिता का, यानी कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं कि सहकारी सेक्टर का जो है महत्वपूर्ण रोल है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, चाहे वो दुग्ध उत्पादन के बारे में हो, चाहे कृषि के जो है पशुपालन में हो, मत्स्यिकी में हो, तो जो है कोऑपरेटिव इकोनॉमी जो है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्या है उसके बारे में यहाँ पर पूरा पढ़ना होगा। इसी में आपका आ जाएगा कृषि का प्रसार, इसका महत्व, योगदान,
प्रसार कार्यक्रम की विधियां, संचार और नवाचार को अपनाना। इसमें जो है कृषि के प्रसार से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए, उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उसी को और आगे एक्सटेंड किया गया है सिलेबस में, किसानों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और जो है उनको जो प्रशिक्षित किया जाता है कृषि में, उसके बारे में। और इसमें कुछ खास तरह से कार्यक्रम दिए गए हैं, जैसे कि KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र, NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, IVLP इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, DSP डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट और ATMA एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये सब शॉर्ट फॉर्म में ही दिए हुए हैं, मैंने इसको यहाँ पर फुल फॉर्म में लिख दिया है, जिससे आपको जब आप इसको पढ़ें ढूंढें तो आपको ढूंढना ना पड़े, आप जो है फुल फॉर्म से आराम से इसको खोज पाएं। फिर प्रक्षेप यंत्रीकरण यानी फॉर्म मैकेनिज्म। आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो है कृषि में जो है यंत्रों का प्रयोग हो रहा। पहले मैनुअल खेती ज़्यादा होती थी और कुछ पारंपरिक जो है यंत्र यूज़ होते थे खेती में, लेकिन आज जो है कृषि में जो है बहुत मॉडर्नाइज्ड फार्मिंग हो गई है और उसमें जो नए यंत्रों का प्रयोग हो रहा है उसके बारे में पूरा जो है हमको इस सेक्शन में पढ़ना है। फिर आ गए प्लांट फिजियोलॉजी में, उसमें जो है जेनेटिक्स वाला पोर्शन जो होता है प्लांट जेनेटिक्स का, जिसमें मेंडल के नियम विशेषकर आपको पढ़ने, यहाँ पर स्पेशली दिया हुआ है मेंडल के वंशागति के नियम। फिर उसी में है, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी या जेनेटिक्स से जुड़ा है, प्लांट ब्रीडिंग, फसलों में सुधार के लिए प्लांट ब्रीडिंग के सिद्धांत। उसके अलावा जो है जो रिप्रोडक्शन की परंपरागत विधियां हैं उनके जो एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है मेल स्टेरिलिटी, ये जानते हैं आप जो है प्लांट्स में जो है होती है, और सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। तो ये दोनों ही जेनेटिक्स से जुड़े हुए प्लांट ब्रीडिंग का सिद्धांत है। फिर अगला है आपका सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी में सीड का जो है कैसे संरक्षित किया जाता है, नई वैरायटीज़ कैसे जो है बनाई जाती हैं, और उसके अलावा जो है इनका परीक्षण कैसे करते हैं, उन्नतशील का बीजों का उत्पादन कैसे करते हैं, इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, और जो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है बीज के संस्थान हैं, चाहे वो प्रमाणीकरण के हों चाहे अन्य से संबंधित, उसके बारे में जानकारी इस सेक्शन में आपको पढ़ना होगा। फिर प्लांट फिजियोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर, इसमें आपको मुख्यतः जो है एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, यानी कि आपको जाइलम फ्लोएम वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो है कि किस तरह से पौधों में पानी का जो है अंदर जो है सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, और वाटर इकोनॉमी के बारे में। तो यहाँ पर जो है पूरा वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड पूरी प्रक्रिया को फिजियोलॉजी वाले इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में ही जो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का जो है पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। इसमें डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, फिर PS1, PS2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब्स साइकिल, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और फिर आ गए आप जो है एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन पे, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का ही है। इसमें मुख्यतः आपको सेलुलर रिस्पायरेशन के दोनों टाइप, एरोबिक और एनएरोबिक, ये पढ़ने हैं। तो इसमें आपका जो है ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इत्यादि जो है आ जाएगा। ये भी जो है फिजियोलॉजी से ही जुड़ा है। वृद्धि एवं विकास, ये क्या है, इसको अगर सीधे सीधे हम कहें तो ये हार्मोन्स के बारे में है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ABA, तो इन सब के बारे में उसका क्या मैकेनिज्म होता है, क्या एक्शन होता है प्लांट में। फिर अब हॉर्टिकल्चर यहाँ से शुरू हो जाता है। हॉर्टिकल्चर में जो है जितने भी हॉर्टिकल्चर मतलब मुख्य फल हैं, सब्जियां हैं, बाकी शोभाकारी फसलें हैं, यानी जो है जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, उनकी जो है जलवायु आवश्यकताएं, उनकी पैकेजिंग कैसे की जाती है इत्यादि के बारे में पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर में ही फलों और सब्जियों का जो है जो प्रिजर्वेशन के मेथड्स होते हैं, फूलों की खेती और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है। फिर इसी को हमको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में जो है सब्जी, फल, फूल और जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के उत्पादन के बारे में, उनमें लगने वाले रोग, और उसके साथ ही धान, दलहनी, तिलहनी, रेसे, शर्करा एवं नकदी फसलों के बारे में जो है यूपी में
का जो है पढ़ना है, बीमारियों के बारे में। फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज, जिसमें आपको जो है प्लांट डिजीजेज पढ़नी ही पढ़नी है, उनका एकीकृत प्रबंधन कैसे किया जाता है ये पूरा पढ़ना है। फिर भारत में खाद्य उत्पादन एवं उपभोग का प्रचलन, यहाँ पर पूरे इंडिया में जो है जो खाद्य उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन है, उसका जो है डेटा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीतियाँ क्या हैं, यानी कि फूड पॉलिसीज हमारे देश की क्या है उसके बारे में। प्राप्ति, वितरण और प्रोसेसिंग और उत्पादन में अवरोध क्यों है उसके बारे में जो है यहाँ पर पूरा आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों सिलेबस मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। सिलेबस को मैंने इसीलिए अलग अलग हेड्स में डिवाइड करके आपको बताया है। अब यहाँ पर फिर से मैं कुछ बातों को रिपीट कर दूं। अगर आप सीरियस हैं तैयारी के प्रति तो ये समझ लीजिए कि यूपी का एग्रीकल्चर बहुत वेटेज है। सॉयल साइंस आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से आप देख रहे हैं कम से कम 5-6 टॉपिक हैं, जिसमें जेनेटिक्स को भी अगर इंक्लूड करें क्योंकि वो प्लांट फिजियोलॉजी में ही आएगा, वहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग वगैरह। तो ये जो है, और इसके बाद जो है एग्रोनॉमी, इन 4 को जो है आप सबसे पहले जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो सिलेबस है डिक्टो उसी के बेस पर जो है आप पढ़ना उसको शुरू कर सकते हैं। और साथ में उन पर आधारित जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करते रहिए। तो इस तरह से जो है आप जो है तैयारी अपनी कर सकते हैं। और 3 महीने का समय कम नहीं होता है अगर आपको लगता है, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना होगा। 6-7 घंटा जो है समय निकालिए, क्योंकि ये पोस्ट ऐसी हैं, इनकी ए ग्रेड और बी ग्रेड वाली पोस्टें हैं, मतलब अच्छी खासी जो है इनकी रिपुटेशन है और एक बहुत ही अच्छे लेवल की पोस्टें हैं। तो निश्चित रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसी मेहनत का आपको इसमें अच्छा परिणाम मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ बैच में जुड़ जाइए। जितना भी जिस तरह से मैंने आपको दिखाया सिलेबस, इसी सिलेबस को बिल्कुल नोट्स के साथ, वीडियो लेक्चर्स के साथ जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इतना कंसाइज नोट्स है कि आपको जो है 10 किताबों को इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। आप उन्हीं नोट्स के आधार पर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और टाइमली आपको कोर्स भी करा दिया जाएगा। 30 मई को एग्ज़ाम है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 15 मई तक जो है आपका पूरा सिलेबस 100% जो है हम ख़त्म कर देंगे, जितना भी उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड बैच हमारा जो है 5 मार्च तक मैक्सिमम आप एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए आप इंतज़ार ना करें। उसके बाद एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कुछ और सवाल हों सिलेबस से जुड़े, इसकी परीक्षा की तैयारी से जुड़े, तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा ये नंबर है, आप जो है ज्वाइन एग्री करके लिख के यहाँ पर भेज दीजिए, तो आपको जो है सारा डिटेल इस कोर्स के बारे में, बैच के बारे में दे दिया जाएगा। 9506742546। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आप जो है इस वीडियो से आपके बहुत सारे प्रश्नों का जो है हल मिल गया होगा। बहुत सारे जो आपकी भ्रांतियां थी वो आपसे जो है अब दूर हो गई होंगी। तो अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं निश्चित रूप से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।